बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आ रहा है। आपको विदित होगा कि वर्ष जब से पुलिस एक्ट निकला है और तब से लेके कई जगह, कई बार, कई लोगों ने, आप जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने, सर्वोत्कृष्ट देश की संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों ने कई बार ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस रेज किए हैं सबके सामने कि जब एक तरफ सारे तरीके के एक्शंस लिए जा रहे हैं। आपको विदित होगा फर्स्ट पुलिस कमीशन सेटअप किया था 1857 के बाद में, म्यूटिनी के बाद में। सेकंड पुलिस कमीशन आया, फिर जब इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद में केरल में एक पुलिस रिफॉर्म कमेटी बैठी थी 1959 में। फिर गोरे कमेटी जो पुलिस ट्रेनिंग पे मोस्टली उसने रिपोर्ट दी थी 1971 में। फिर उसके बाद में मॉडल पुलिस एक्ट की चर्चा तब चलने लगी थी 1970s के इर्द गिर्द में। फिर हमारे यहाँ जो रिव्यू कमेटी थी, मालीमठ कमेटी, पद्मनाभन कमेटी, देन 1996 की पीआईएल जो कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से दर्ज हुई थी और 2006 में उसका डिसीजन आया था। आप अगर इन पूरे ट्रेल को देखें तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि आप जैसे कई व्यक्तियों ने अपने आप से प्रयास किया है। आपके समय में जब जब डीजीपी साहब थे प्रकाश सिंह, तो उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद में तुरंत उन्होंने एक्शन लिया था और पीआईएल फाइल की थी। लेकिन आज आप देखिए, आप जिस मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं, जिस मध्य प्रदेश के आप आला अधिकारी हैं, क्या वहां पर 2006 का वो पुलिस का जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था पुलिस रिफॉर्म के संबंधित, आज तक आपके मध्य प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ कुछ डायरेक्शंस ले लिए जाते हैं, कुछ कुछ नहीं लिए जाते हैं। इन सब दृष्टिकोण, इन सब पृष्ठभूमि के बाद में हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि ऐसी क्या सत्यता है, ऐसी क्या हम क्या ऐसा विश्वास करें कि जितने काम पहले से पाइपलाइन में थे अगर वो अभी तक संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो आप जो एक नया काम पाइपलाइन में डालने जा रहे हो क्राइम फ्री भारत, क्या यह जाके सफल होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे सामने। हिमांशु, आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन किया है और ये सत्यता है जो आपने कही है। इसमें से तो आपने फैक्ट्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी और बहुत माकूल बात आपने कही है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे कहना चाहता हूं कि एक समय आ गया है कि हम जो है इन तथ्यों की को बारीकी से समझें और इन तथ्यों को जो है कि पुनरावृत्ति क्यों हुई है और उसके हमने जो है अभी तक जो चाहा गया था, इतनी सारी जो है ना, इंडिपेंडेंस के पहले भी 2 कमीशन बने हैं, इंडिपेंडेंस के बाद ढेर सारी कमेटी बनी है। 1978 का जैसा आपने बताया है कि नेशनल पुलिस कमीशन भी बना था और उसने भी ढेर सारी वॉल्यूमिनस रिपोर्ट दी थी। इसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि ढेर सारी कमेटीज आई हैं और सबसे बड़ा जो माइलस्टोन जजमेंट है वो 2006 का है, जिसमें मुद्दे की बातें कही गई हैं कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए। वो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। देन जो है सेकंड बात उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए जो इंटरनल ऑफिसर जो है उस पर विचार करके मेरिट के आधार पर उनकी पोस्टिंग करें। फिर तीसरी बात कही कि जो इम्पोर्टेंट कटिंग एज लेवल पर जो ऑफिसर्स पोस्टेड है, थाना प्रभारी एंड उसके अबव, वो व्यक्तियों को 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलना चाहिए। ठीक है ना। फिर कंप्लेंट के बारे में कहा, लाइन ऑर्डर के बारे में कहा, ऐसे 7 पॉइंट उन्होंने कहे। अब सवाल ये उठता है कि अभी आप जो है ना, ये सरकार आती है तो वो लंबी चौड़ी रोज जो है ना दूसरी निकलती है तो दूसरी निकलती है और देखा जाए तो सेम चेहरे ही जो है सत्ता के जो है ना गलियारों में और सत्ता में वहीं पे जो है ना दिखाई देते हैं और जो 2 साल का टेन्योर है वो हवा में उड़ते दिखता है। करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ऑफिसर कोर्ट में जाए और प्लीड करे कि साहब जो है ना सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का वायलेशन हो रहा है, लिहाजा कॉन्टेम्प्ट बनता है? लेकिन एक शासकीय सेवा में रहते हुए एक अधिकारी से ये बन पाना बड़ा मुश्किल काम है। उसे हम जो है अपनी शासकीय सीमा में क्यों नहीं बने रहने देना चाहते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट दिया है, वो सत्ता में बैठे लोगों का फर्ज बनता है कि उसको बारीकी से उसकी सही आत्मा को इम्प्लीमेंट करें।
और चाहे वो इस तरफ बैठे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में मंत्रालय में बैठे हों, या मंत्री जी हों, या मुख्यमंत्री जी हों, सभी को वो बात का ध्यान में रखना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। अब एक अधिकारी खुद कोर्ट में जाए और वो उसके लिए दलील दे के साहब हमको 2 साल के पहले हटाया गया है, ये बिल्कुल ही अनुचित है। अब इसके 2 समस्याएं समाधान हो सकते हैं। एक समाधान तो ये हो सकता है कि बहुत सारे विद्वान आप लोग जो है वो समितियां बनाएं स्टेट वाइज, और जैसे ही वायलेशन दिखाई देता है, क्योंकि न्यूज में तो हर चीज छप रही है, तो उसको उसके ऊपर वो जो है ना PIL जो है ना दाखिल करें, कॉन्ट्रैक्ट पिटीशन दाखिल करें। और दूसरा तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ले। लेकिन चाहे प्रक्रिया कुछ भी हो, नेट रिजल्ट ये है कि किसी भी कमेटी की, किसी भी उसकी आत्माओं का पालन नहीं हो रहा है। अब आत्माओं का पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो हमारी निहित स्वार्थ को जो है ना पूरा नहीं कर रहा है, और जो भी सत्ता में बैठा है वो ये भूल रहा है कि यदि हम एक अच्छी व्यवस्था बनाएंगे तो हम स्थायी रूप से शासन में बने रहेंगे। लेकिन वो शायद उतनी दूर की सोच उसकी नहीं रहती है। वो अभी के तत्काल जो है ना परिस्थितियों को देखते हुए उसके आधार पर वो निर्णय लेके अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति में ज्यादा बिजी रहता है, रादर देन एक अच्छी पुलिसिंग देने की कार्रवाई करने की। जबकि देखा जाए तो शासन की ये सोवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट करना, वेलफेयर करना, वो शासन की सोवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी प्रजा जो है वो सुखी रहे, उसका डेवलपमेंट भी हो जाए, उसका वेलफेयर भी हो जाए, रोड भी बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाए। लेकिन सरकार की जो सार्वभौमिक दायित्व है, जो सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी देने की है। और वो सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी दूर दूर तक जो है शायद कहीं ना कहीं गुम जा रही है हमारी राजनीतिक प्रायोरिटीज या जो भी प्रायोरिटीज हैं। अब इसका तो क्या आपको लगता है कि क्राइम फ्री भारत में एक मिनट मुझे बात करनी है। देखिए, अब इसका एक ही विकल्प हो सकता है कि उठ खड़े हो, अपना हक मांगो। और इसमें जो है ना, जो मैं हक की बात करता हूं, देखिए मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस का हवाला देता हूं। जब जो है एक PIL लगी और उसमें कहा गया कि साहब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, सो सुप्रीम कोर्ट सेज राइट टू लाइफ डज नॉट मीन एग्जिस्टेंस लाइक एन एनिमल। हमें एक मानव जैसा जीवन की गारंटी आर्टिकल 21 दे रहा है। तो हमारे तरफ एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तो राइट टू लाइफ से राइट टू एनवायरनमेंट दे दिया गया, दैट हैज बिकम फंडामेंटल राइट। फिर कहा कि साहब जो है क्या आप पशुतुल्य नहीं होंगे यदि आपके पास शिक्षा नहीं होगी? तो आपका राइट टू एजुकेशन, उसको भी आर्टिकल 21 के तहत ही आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फिर यही तरीका जो है ना हेल्थ के साथ हुआ और यही फूड के साथ हुआ। तो अब तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपको 4 जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 से जो ना निकाल के आपको परोस दिए हैं। आर्टिकल 21 जो कह रहा है राइट टू लाइफ और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये एक ही चेहरे के 2 पहलू हैं, इनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को सेग्रीगेट किया जा सकता है, एजुकेशन को सेग्रीगेट किया जा सकता है, हेल्थ को सेग्रीगेट किया जा सकता है, लेकिन लाइफ को और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फीलिंग को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो मैं ये बात बहुत जोर से महसूस करता हूं और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप PIL लगाइए, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें राइट टू लाइफ के तहत वो कहे कि राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट एंड इट इज ए सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन में जो यदि कोई त्रुटि होती है तो राइट टू कंपनसेशन उसमें आना चाहिए। सो जो कुछ विक्टिम कंपनसेशन है, कुछ चला है, लेकिन मेरे ख्याल से लेट इट कम वोकली। एक आध 2 केस में उन्होंने एक जो कहते हैं ना दैट इज कॉल्ड डिक्टम सरकम नहीं
देयर इज सम टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं कि सरकम जो है ना स्टांसेस में हम कोई जजमेंट देते हैं, दैट इज नॉट द कोर इशू, सो दैट इज कॉल्ड डिक्टा सरकम, you people can tell me the right terminology. It is dicta, anyway I am forgetting. तो उन्होंने एक रेलवे के केस में डिसीजन दिया। उन्होंने क्या किया, एक मैडम अग्रवाल थी, ये मेरे ख्याल से 76-73 की बात है, और उनका जो है केस नहीं लिखा गया। जब उनका केस नहीं लिखा गया तो उन्होंने 1 साल तक कवायद की। फाइनली जो है वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने में सफल हुई विद द इंटरवेंशन ऑफ रेलवे बोर्ड। अब इसके बाद जो है ना 1 साल बाद जो केस रजिस्टर होगा वो क्या डिटेक्ट होगा, तो वो डिटेक्ट होना नहीं था और डिटेक्ट हुआ भी नहीं वो। तो फिर वो मैडम जो है वो कंज्यूमर फोरम में चली गई। कंज्यूमर फोरम में उनकी बात को उन्होंने बड़ा माना और उनको जो है 2 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। 1,50,000 शायद उसकी कुछ मसरूका थी, 50,000 का उन्होंने फिजिकल कंपनसेशन भी दिया, 2 लाख रुपए का जो है ना कंपनसेशन उनको दिया। अब रेलवे बोर्ड जो है ना इसको लेके पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उसने कहा कि साहब देखिए, हम तो जो है ना लोगों को लिख के दे देते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा करना आपकी अपनी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। तो और हमारे पास एक रेलवे ट्रिब्यूनल है, वो सुनता है। तो ये तो जो आपके पास आए हैं ये तो कंज्यूमर फोरम के दायरे की बात नहीं बनती है। तो साहब ये जो कंज्यूमर फोरम ने जो डिसीजन दिया है तो सब गड़बड़ सड़बड़ डिसीजन है, इसको आप बिल्कुल क्वेश्चन कर दीजिए। तो नेशनल ट्रिब्यूनल ने भी उन सब चीजों को कहा कि साहब देखिए, जो है आप डिफरेंशियल किराया ले रहे हैं, आपकी बिना मर्जी के कोई इस डब्बे में चढ़ नहीं सकता है, इसके बाद उसके साथ चोरी हो रही है, तो certainly it is a deficiency in your service, right? And deficiency of service मान के उसको जो है ना 2 लाख का जो कंपनसेशन दिया गया वो बिल्कुल ठीक है। और फिर उसने जो है ना एक डिक्टा सरकम जो भी उसको उसके तहत एक डिसीजन दिया कि इट इज, अभी तो मैं रेलवे की बात कह रहा हूँ, इवन जो है सामान केस में भी यदि एक व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ना तो वो हथियार खुद रख सकता है, जब वो कुछ अपनी सुरक्षा करने की उसके पास कोई तरीका ही नहीं है, और ये शासन की सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इवन आपके साथ कोई चोरी चकारी भी हो तो शासन को आपको कंपनसेशन देना चाहिए। दिस इज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, बट कोर डिसीजन नहीं है। देखा जाए तो उन्होंने फिलॉसफी तो दे दी उसमें, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो मुझे ये लगता है कि इसको एज ए फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, और यदि शासन अपनी सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन में कहीं फेल होता है तो नागरिक को हक होना चाहिए कि उसे कंपनसेशन मिले। मेरे ख्याल से जब तक ये यात्रा नहीं होगी तो पब्लिक एट रिसीविंग एंड होगी, और मुझे लगता है कि दूसरा तरीका यही है कि पब्लिक जो है ना उठ खड़ी हो और सत्ता में बैठे लोगों को ये एहसास दिलाए कि नहीं भाई, ये मेरी प्राथमिकता है, ये मेरा जीवन है, ये मेरी सिक्योरिटी है, प्लीज पे अटेंशन टू इट। हमने आपको इसलिए चुना था क्योंकि आप हमें एक अच्छी सेफ एंड सिक्योरिटी वाली सरकार देंगे, तो आप प्लीज दीजिए। यस सर, एक सर क्वेश्चन आ रहा है इसी बीच में। एडमिन टीम, वी विल टेक क्वेश्चन इन लास्ट, सो यू जस्ट मार्क देम। Let first question of the panelists should be exhausted, then we will take a question from public. Yes sir, I think एडमिन टीम हमारी मदद करेगी, सहयोग करेगी। हम लोग आगे बढ़ने से पहले मुझे दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे हमारे इस पैनल में हमारे प्रोफेसर सर भी सम्मिलित हो चुके हैं। प्रोफेसर प्रियंक जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। IIIT भोपाल से हमें लोगों का अध्यापन कराते हैं। हमारी कॉलीग विधि सक्सेना जो कि NLIU की 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट है, वो भी जुड़ चुकी है। आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर एक क्वेश्चन मेरे, हाँ सर मैं चाहता हूं कि आप पुलिस रिफॉर्म से संबंधित जो अच्छा काम कर रहे हैं वो आप करते रहें, और जो क्राइम फ्री भारत है जिस पर आप मैं क्वेश्चन अगला पूछने जा रहा हूं, और हमारे पैनल में जो लोग बैठे हैं वो भी पूछने वाले हैं, और मुझे मैसेज आ रहा है कि हमें बहुत ही जल्दी उन्हें क्वेश्चन पूछना है आपसे। लेकिन उस क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जरा एक ताजा
एक चस्का लेते हैं हम लोग, जो घटना घटित हो रही पुलिस से संबंधित पिछले कुछ दिनों में। आपको ज्ञात होगा कि कुछ 2 दिन पहले ही हमारे कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वहां पर एक पुलिस एनकाउंटर करने के लिए कुछ कुख्यात बदमाश को पकड़ने गई थी, लेकिन इसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं। आप क्या समझते हैं पुलिस विभाग में जो अभी तक रिफॉर्म हुए हैं? अब आप देखिए कि लोगों के पास में एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है, लोगों के पास में एक अच्छी स्ट्रेटेजिक एक ऑपरेशन की कमी है। इन सब कमियों को और खामियों को आप कैसे पूर्ति करेंगे क्राइम फ्री भारत में? क्योंकि आप भी एक जगह क्राइम हो रहा है, दूसरी जगह आप अपने ही पुलिसमैन को लॉस्ट कर रहे हो। क्या आप संबंध रखते हैं इस घटना से? कैसे आपका क्राइम फ्री भारत इसमें सबसे पहले तो ठीक हम करेगा? अपने साथी जो दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी जो है एक कर्तव्य की बलवेदी पे उनके प्राण गए हैं। उन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पे अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं उनको जो है ना साधुवाद देता हूँ, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। अब जो है, जो आपने क्वेश्चन, बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब थोड़ा सा कठिन है। इसका जवाब जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट में नहीं है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बुलेट प्रूफ जैकेट एक आवरण हो सकता है, उससे सामने वाली गोली बच सकती है, आपकी जान भी बच सकती है, बट हम उससे बड़े प्रश्न को जो है ना एड्रेस कर रहे हैं, उसको सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट पे ले जाके हम एक बृहद प्रश्न को छोटा ना करें। ये तो मेरी पहली गुजारिश है। और मेरा सोचना इसमें ये है कि हर कोई ये कहता है कि कुत्ता अपनी गली में, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो मेरा पहला अपने पुलिस साथियों से अनुरोध है कि आप जो है कुत्ते को शेर की हैसियत में क्यों पकड़ना चाहते हैं? आप कुत्ते को कुत्ते की हैसियत में क्यों नहीं पकड़ना चाहते? नंबर 1। नंबर 2, यदि आप एक दिखाने के लिए कि आप शेर को पकड़ने की भी क्षमता रखते हैं, तो फिर शेर की पकड़ने की तैयारी के साथ जाइए। ठीक है ना? इसमें ये दोनों चीजों का अभाव दिख रहा है। और उसका सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा डाटाबेस है, वो जो है हमारे एक्शन करने वालों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यदि देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूं। यदि जितने भी इस तरीके के लोग हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से हमने क्रिमिनल की ग्रेडिंग कर ली। अब यदि उस क्रिमिनल को आप पकड़ने जा रहे हैं, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिस्टम जो है पहले ही रेसल करा के, जैसे हमने कश्मीर में, आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने ऐसे हर जगह पे जहां पे कि हमको इनकाउंटर या हमको जो है ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि हम जाएंगे और इनकाउंटर के हालात बनेंगे, ऐसी सभी जगह को आइडेंटिफाई करके वहां पे रेसल की जा चुकी थी कि वो एनकाउंटर कैसे होगा, हमें उस फोर्स की कहां से वो फोर्स आएगा, और उस फोर्स के साथ वो अभ्यास किया गया था। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा और खोल के बताता हूं। जब हम आईजी कश्मीर के बतौर पोस्ट हुए, आई वाज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर इन सीआरपीएफ, हेडिंग होल कश्मीर, तो हर कोई मुझसे कहता था कि हमारी अधिकांश बटालियन सुरक्षा में लगी हुई थी, ऑपरेशन के लिए आदमी नहीं थे। सो मैंने जाके वो प्रश्न उनका खत्म कर दिया। उनका प्रश्न रहता था, हमारा आदमी नहीं, ऑपरेशन हम क्या करेंगे? सो वी ब्रॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने उन्हीं कमांडेंट से कहा कि आप सूची बनाइए और आप जाके जो है ना उसका ग्राउंड का सर्वे करिए और एक एक्शन प्लान बनाइए, ऑपरेशन प्लान, और उसमें बताइए आदमी कितने चाहिए। ये किससे कहा हमने? उसको जिसको कि ऑपरेशन करना है। और उस ऑपरेशन तो उसने जो है बनाया कि साहब हमको इसके लिए 200 आदमी चाहिए, और उसकी बटालियन से तो वो 20 आदमी निकाल पा रहा है। तो बगल से सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो सकती है? जो एडजॉइनिंग बटालियन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई, और जो डिस्टेंट बटालियन है, हम आई वाज कमांडिंग 32 बटालियंस, तो जो दूर की बटालियन है उसको हमने टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा। तो यदि आपका टारगेट इतना बड़ा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका पेट नहीं भर रहा है, यू नीड मोर फोर्स, मोर प्रिपरेशन, देन यू ड्रॉ द फोर्स फ्रॉम द रिमोटली बटालियंस। तो अब आपके पास 32,000 जो है ना फोर्स हो गई। तो फोर्स की हमारे समय में कोई कमी नहीं आई, और हमने उसको
का वेट नहीं किया, हमने उन सब लाइकली जगहों पे चिन्हित करके उन ऑपरेशन का अभ्यास किया। फिर विभिन्न हालातों के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी हमने खुद डिजाइन की, कहीं से खरीदी नहीं, जिसमें कि हमने डिजिटल एक्यूरेसी से फायर किया। जब हमने अपने बहुत दूर के जो है ना हथियारों को, मारने वाले हथियारों को हमने कहा कि हम साहब इसको एंटी टेररिस्ट उसमें यूज करेंगे ऑपरेशन में, तो मैं एक तरफ, मेरे दोनों डीआईजी एक तरफ और 32 जो है ना कमांडेंट एक तरफ, ठीक है ना। और उनका कहना है कि साहब इसकी तो मारक क्षमता इतनी ज्यादा है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो सिविलियन पॉपुलेशन है, बड़ा हंगामा हो जाएगा। देन आई हैव गिवन द रिटन ऑर्डर कि आप लोग जो है इसकी दूर की क्षमता की बात कर रहे हैं, इसकी रेंज जो है ना 150 मीटर भी है, 50 मीटर भी है, और जब वो हम उसको शॉर्टर रेंज के लिए यूज करेंगे तो इट विल नॉट बिकम द ट्रैजेक्टरी वेपन, इट विल बिकम वेपन। तो जैसे हम राइफल से फायर करते हैं, ऐसे ही एजीएल और सीजीआरएल से भी हम फायर कर सकते हैं। फिर हमने इन वेपन्स के पीछे कैमरा लगा के डिजिटल एक्यूरेसी से, जो चूंकि दूरी के हिसाब से हमें करेक्शन करना पड़ता था, तो वो हमने करेक्शन फाइंड आउट किया, उस करेक्शन को हमने स्टैंडर्डाइज किया और हमने एजीएल एंड सीजीआरएल का जो है ना उसमें यूज किया। कहने का मतलब क्या है, नाउ यू कैन ड्रॉ ए पैरेलल। यदि आपका बदमाश उस तरीके का है तो आप उसको उस जगह पकड़िए जहां पे वो कुत्ता है, और यदि आप उसके दड़बे में जाके पकड़ना चाहते जहां वो शेर का स्टेटस एंजॉय कर रहा है, तो शेर की तैयारी के साथ जाइए। जो मैंने खाका बताया है, इसको अब टेक्नोलॉजी और आसानी से कर सकती है, क्योंकि वो अनुभव और हमारा ये अनुभव, इस पे हमने एक प्रोजेक्ट, एक मॉड्यूल इस पे भी हम बना रहे हैं। आने वाले समय में जो क्लिष्ट ऑपरेशन है वो जो है थाना प्रभारी अपनी मर्जी से, डिप्टी एसपी अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा, उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी कि अपराधी है कहाँ, उसके साथ कौन कौन है, एंड विद व्हाट प्रिपरेशन वी हैव टू गो। और वो जो फोर्स है, इफ रिक्वायर्ड, जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो कि बहुत अपने आप से कानून के ऊपर पहुंच गए हैं, चाहे उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की हो, चाहे समाजवादी पार्टी ज्वाइन की हो, चाहे भाजपा ज्वाइन की हो, जो भी चीज ज्वाइन किया हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला है। तो ये सिस्टम जो है, जब उनको ईयरमार्क कर देगा, तो उसको जहां से भी फोर्स लाना है, चाहे वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाए, चाहे सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाए, चाहे टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाए, उसको वो पूर्व अभ्यास कराएगा। और उसके रडार पे जो है ना, एक टारगेट खत्म हुआ, दूसरे टारगेट को लेगा, तो ये टारगेट ही खत्म हो जाएंगे। अभी ये टारगेट जो है ना, अपने आप को कानून के ऊपर इन्होंने कर दिया है। एक कानून के ऊपर तो छोड़िए, ये जमीन के नीचे धंस जाएंगे। इसमें से 90% लोग जो है ना, सब पहले ही सरेंडर कर देंगे, यदि उनको मालूम होगा कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी जो है ना टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी चीज काम कर रही है। इसलिए मैंने ये कहने की कोशिश की थी कि जब बुलेट आ रही है तो सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट उपयोगी होती है, लेकिन उसको बुलेट प्रूफ जैकेट तक सीमित करना कदापि उचित नहीं होगा। आई होप कि हिमांशु जी, आप मेरे दलील से और मेरे आंसर से शायद संतुष्ट होंगे। यस सर, हम आपके जितने दोनों प्रश्नों के आंसर जो आपने दिए, हम उनसे भरपूर तरीके से संतुष्ट हैं, और आपके मस्तिष्क में जो तपस्या की आवाज निकल रही है, मुझे लग रहा है जितने शब्द आप बोल रहे हैं वो सार्थक होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। सर, मुझे मेरे टीम